गुड मॉर्निंग। आज अपन लेने जा रहे हैं डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का एक सब्जेक्ट जो कि RUHS एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं उसको लेके अब आपके सामने एक प्रश्न लेके आ रहे हैं। और जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड अ फैक्टर अफेक्टिंग या फैक्टर विच अफेक्टिंग द ड्रग एक्शन या उसको मॉडिफाई करने वाले। तो ये डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजिकल सब्जेक्ट के अंदर RUHS में बहुत सी बार पूछा हुआ है, तो उसको लेके अपन करते हैं शुरू। अब देखो प्रश्न क्या आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर मॉडिफाइंग द ड्रग एक्शन, यानी ड्रग एक्शन को मॉडिफाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर। जो ड्रग का मेन एक्शन है उसको मॉडिफाई कौन कर सकता है, जैसे एज कर सकती है, बॉडी वेट कर सकता है, आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर सकते हैं, आपका साइकोलॉजिकल फंक्शन कर सकते हैं, या किस रूट से आप दे रहे हैं वो भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। यानी कोई भी ड्रग का जो एक्शन है उसको मॉडिफाई करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। नेक्स्ट बोलिए कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच मॉडिफाइड द ड्रग एक्शन, यानी ड्रग एक्शन को मॉडिफाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। बहुत ही इजी और सिंपल एक क्वेश्चन आता है। तो अगर बात करेंगे अपन ड्रग की, कि ड्रग जब भी अपन देंगे वो बॉडी के अंदर क्या करेगा। जैसे मैं सिंपल से बात करूं कि मैंने एंटासिड दिया तो उसने सिंपल जाके एसिड को न्यूट्रलाइज किया, या फिर बहुत सी ड्रग ऐसी होती है जो पर्टिकुलर किसी जाके एंजाइम को रोकती है, उसको कम्पिटिटिव या नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिट करती है। और या फिर एक तीसरा सबसे जो मैक्सिमम ड्रग काम करती है वो करती है रिसेप्टर बेस पे, यानी अगर किसी भी बेस पे ड्रग एक्शन देती है और उसको अफेक्ट करने वाले या उसको मॉडिफाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, तो उसका डिस्क्रिप्शन हम करने जा रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले बात मैं करूंगा कोई भी ड्रग काम कैसे करेगी, तो वो काम करने के लिए उसको रिसेप्टर चाहिए। क्या चाहिए? रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर क्या होता है, यानी रिसेप्टर कोई बॉडी का ऑर्गन नहीं है, ना कोई पार्ट है। ये इसको आप सिंपल अपने नाम दिया है कि ये एक बाइंडिंग साइट है, वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पे कोई भी ड्रग बाइंड होके अपना काम करती है। तो रिसेप्टर क्या है? बाइंडिंग साइट। क्या है? बाइंडिंग साइट। जिस कह सकते हैं कि ये एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों आप किससे बाइंड होंगे, ये आप एगोनिस्ट हो चाहे एंटागोनिस्ट हो, किससे बाइंड होंगे? रिसेप्टर। अब अगर बात करें कि एगोनिस्ट क्या होता है और एंटागोनिस्ट क्या होता है, बात करें एगोनिस्ट की, तो यानी एगोनिस्ट वो होता है जिसकी एफिनिटी एक होती है एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी एक। अब ये एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है? एफिनिटी बोले तो द कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर, कह सकते हैं, यानी कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद रिसेप्टर, यानी कोई भी पर्टिकुलर ड्रग की किसी रिसेप्टर से बाइंड होने की क्षमता एफिनिटी कहलाती है। और ये भी कंफर्म है कि अगर कोई ड्रग किसी रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगी तो वो एक्शन भी नहीं देगी। तो पहला आपका हो गया एगोनिस्ट। एगोनिस्ट वो होता है जिसकी एफिनिटी भी होती है एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी या एफिकेसी भी बोलते हैं, यानी आफ्टर बाइंडिंग। आफ्टर बाइंडिंग इसका मतलब यानी किसी भी ड्रग का एक्शन देने के लिए बाइंड होना जरूरी है। आफ्टर बाइंडिंग द कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस एक्शन। बहुत सिंपल सी बात है कि एगोनिस्ट वो होता है जिसके अंदर एफिनिटी भी होती है एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है। एफिनिटी मींस द कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर, यानी किसी भी पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होने की क्षमता, और बाइंड होने के बाद एक्शन देने की क्षमता कहलाती है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। मींस एगोनिस्ट के अंदर वो दोनों चीजें होती है कि बाइंड भी होता है और बाइंड होने के बाद एक्शन भी देता है। और एंटागोनिस्ट वो होता है
कि जिसकी एफिनिटी 1 होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है, मीन्स वो सिर्फ रिसेप्टर से बाइंड होता है, एक्शन नहीं देता। अब देखिए बात करें कि कोई भी ड्रग एक्शन कब देगी, कि जब वो रिसेप्टर से बाइंड होगी। और रिसेप्टर बाइंड होने वाले ड्रग 2 प्रकार की आप होगी, जनरली एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। इसके अलावा और इनवर्स एगोनिस्ट भी होता है, पार्शियल एगोनिस्ट भी होता है। लेकिन डिप्लोमा लेवल पे 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है, यानी कोई ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होने की क्षमता और बाइंड होने के बाद एक्शन देने की क्षमता एगोनिस्ट कहलाती है, जबकि एंटागोनिस्ट सिर्फ बाइंड होती है, एक्शन देने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती। तो फिर एक्शन कैसे आता है, तो मैं सिंपल सा बात करूं कि जैसे हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर और जब कभी भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और वो पर्टिकुलर बीटा 1 से बाइंड होता है तो वो आपके हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोले तो बीपी बढ़ा देता है। तो आपने सिंपल सी बीटा ब्लॉकर दी या बीटा एंटागोनिस्ट दी, जैसे इसके पीछे लॉल लगा रहता है, जिस ड्रग का नाम हो गया एटेनोलोल। अब ये एटेनोलोल क्या करेगी कि ये बीटा रिसेप्टर को घेर लेगी, मींस क्योंकि एटेनोलोल एक प्रकार के एंटागोनिस्ट है और आपको ये भी पता है कि एंटागोनिस्ट के अंदर बाइंड होने की क्षमता होती है लेकिन एक्शन देने की क्षमता नहीं होती। तो फिर एक्शन कैसा आया, क्योंकि उसके अंदर एक कैपेसिटी तो है, कौन सी बोले तो एफिनिटी है बाइंड होने की। तो एक बार बाइंड हो गया मींस वो न्यूरोट्रांसमीटर इससे बाइंड नहीं होने देगा तो बीपी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये आपका ड्रग्स हो गया, मतलब एंटागोनिस्ट सिर्फ बाइंड होता है, एक्शन नहीं देता है, लेकिन वो एगोनिस्ट के एक्शन को रोक देता है। अब बात करें कि कौन कौन से फैक्टर है। The following are the factors which are responsible for variation in the drug effect। मैं पूरी ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ कि आपके शरीर में या ह्यूमन के अंदर जो भी ड्रग दे रहे हैं उस एक्शन को मॉडिफाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर। तो एक बार आप सिंपल सोचें कि सबसे पहला फैक्टर आप हो गया एज, क्योंकि आप डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एज के अकॉर्डिंग अगर अडल्ट है तो उसकी डोज अलग रहेगी और अगर बच्चा है तो डोज अलग रहेगी, मीन्स वो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। तो पहला फैक्टर आपका हो गया एज, दूसरा आपका हो गया बॉडी वेट, दूसरा क्या हो गया बॉडी वेट, या तीसरा आपके फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, या चौथा आपका साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, या पांचवा कह सकते हैं यानी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आप किस रूट से दे रहे हैं वो भी अफेक्ट करेगा। यानी आप सिंपल से कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाइड करते हैं या एक्शन में वेरिएशन लाते हैं। तो सबसे पहला आपका हो गया एज। अब अगर बात करें बच्चे और एडल्ट के अंदर क्या फर्क है, ह्यूमन बॉडी तो वही है लेकिन कुछ चेंज या फर्क क्या है कि जो चाइल्ड आर द हाइपर सेंसिटिव टू द सर्टेन ड्रग, यानी बहुत सी ड्रगों में हाइपर सेंसिटिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि पहला तो इसकी इमेच्योरिटी ऑफ रीनल फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है, उसके अंदर पूर डेवलपमेंट ऑफ द एंजाइम यानी उसको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम में कुछ कमी होती है, इसलिए आपको उसकी डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी। यानी बच्चे के अंदर रीनल फंक्शन या फिर जो ड्रग को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं तो उस केस में आपको डोज कम करनी पड़ेगी, आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखो एज के अकॉर्डिंग आप डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अपन बात कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग एक्शन या मॉडिफाइड द ड्रग एक्शन। तो पहला फैक्टर आपका हो गया एज, और एज जनरली डोज का कैलकुलेशन जो करते हैं वो एज बेस पे करते हैं या बॉडी वेट के बेस पे करते हैं। तो पहला जो आता है आपका एज आ गया। अब एज से ड्रग के अगर आपको चाइल्ड के अंदर डोज कैलकुलेट करनी, अब ये तो आपको पता है कि बच्चे के अंदर डोज एडजस्ट करनी जरूरी क्यों है, क्योंकि उसका रीनल फंक्शन प्रॉपर मेंटेन नहीं है या डेवलप नहीं हुआ है या एंजाइम डेवलप नहीं हुआ है, जिससे ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं हो रही या बॉडी से एक्सक्रीट कम हो रही है। तो आप डोज कैलकुलेट करके उस बच्चे को देनी है और डोज कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू एज। जो पहला फॉर्मूला है यंग फार्मूला, और यंग मींस डोज ऑफ द चिल्ड्रन को कैसे कैलकुलेट करेंगे।
इन फॉर्मूला का मेन काम है कि बच्चों के अंदर या चिल्ड्रन के अंदर डोज कैलकुलेट करना। और पहला फॉर्मूला यंग फॉर्मूला, यानी यंग फॉर्मूला, यंग मीन्स क्या, जवान। आजकल के बच्चे 12 प्लस होते ही जवान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 12 प्लस होते ही यंग। तो एज इन ईयर, यानी जो अडल्ट की एज होगी वो यहाँ लिखोगे, एज अडल्ट की एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। तो किसकी डोज आ जाएगी? सिंपल। इन्हें आप सिंपल सा कह सकते हैं कि जो अडल्ट, अगर बच्चे की आपको डोज कैलकुलेट करनी है 8 साल के बच्चे की, तो आपने कर दिया 8 साल बच्चे की एज प्लस 12 और अडल्ट डोज आपको 500 मिलीग्राम। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको दो चाहिए कि जो किस एज के बच्चे की डोज कैलकुलेट करना, उसकी एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। यानी आजकल के बच्चे 12 प्लस होते ही जवान होते हैं। दूसरा फॉर्मूला है डीलिंग फॉर्मूला, यानी वो 20 साल के होते ही डील शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। सिंपल सा हो गया, डोज ऑफ दिस चिल्ड्रन एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज। और तीसरा ये फ्रेंड फॉर्मूला, फ्रेंड। अब देखो फेसबुक पे अगर 150 फ्रेंड नहीं हो और मंथली अगर चैटिंग नहीं हो आपकी, तो सिंपल सा कह सकते हैं कि डोज ऑफ चिल्ड्रन एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। ये आपकी मंथ रहेगी। यानी ये 3 फॉर्मूले आपके सिंपल से कौन कौन से हो गए? पहला यंग फॉर्मूला, यानी 12 साल प्लस होती है जवान, सिंपल सा है। डोज ऑफ चिल्ड्रन एज इन ईयर अपॉन 12 एज प्लस 12 इन एडल्ट डोज। डीलिंग में एज इन ईयर अपॉन द 20, यानी 20 साल का होता है, डील शुरू कर देता है। और फ्रेंड फॉर्मूला, यानी फेसबुक पे 150 फ्रेंड नहीं और मंथली बात नहीं हो, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 फॉर्मूले आ गए एज के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेशन के, यंग फॉर्मूला, डीलिंग फॉर्मूला, फ्रेंड फॉर्मूला। अब इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, इन चौथा फॉर्मूला, वो है क्राउलिंग फॉर्मूला। यानी डोज ऑफ चाइल्ड एज इन ईयर अपॉन 24 इंटू अडल्ट डोज। यानी 24 साल में वो चिल्लाना शुरू कर देता है, यार छोड़ो यार, ये तो रख, ये रख। यानी उसको जब कैरी की चिंता होती है, तो सिंपल सा डोज ऑफ चिल्ड्रन एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज। और एक 5वां फॉर्मूला और होता है बेस्ट विडो फॉर्मूला। बेस्ट विडो, यानी डोज ऑफ चाइल्ड बराबर एज इन ईयर अपॉन 30 इंटू अडल्ट डोज। यानी अगर 30 साल में नौकरी नहीं लगे, बोलो बास्टर्ड ही है। यानी आप कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर डोज कैलकुलेट करने के 5 फार्मूले। पहला यंग फार्मूला, सिंपल याद रखना कि 12 प्लस होती है जवान, वही सेम रखना है कि चाइल्ड डोज ऊपर आपकी एज इन ईयर, एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। दूसरा था डीलिंग फार्मूला, यानी नीचे 20। और तीसरा फ्रेड फार्मूला, मीन्स वही है जो ईयर में आ रही थी वो मंथ में आ गई, और 150। फिर आ गई आपकी ये क्राउलिंग फार्मूला, यानी वो 24 साल में चिल्लाना शुरू, और अगर 30 साल में नौकरी नहीं लगे, सेट नहीं हो, मीन्स वो बास्टर्ड इन बेस्ट डो फार्मूला। तो ये 5 फार्मूले हो गए अकॉर्डिंग टू एज, ये चाइल्ड में डोज कैलकुलेट करना। तो फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग में पहला फैक्टर आपका हो गया था, पहला फैक्टर हो गया एज। दूसरा जो फैक्टर हो सकता है बॉडी वेट, यानी आपका बॉडी का वेट कितना है, उस अकॉर्डिंग आपको डोज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और सिंपल सा दिया फॉर्मूला, डोज ऑफ चाइल्ड कैसे करेंगे? वेट ऑफ चाइल्ड अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि डोज ऑफ चाइल्ड बराबर वेट ऑफ चाइल्ड अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। तो दूसरा जो फैक्टर अफेक्ट करने वाला था वो आपका हो गया बॉडी वेट। पहला कौन सा था? एज, दूसरा बॉडी वेट। देखिए ये जो याद करने का सिंपल सा आप अपने ऊपर लेके देखें कि कौन कौन से फैक्टर जनरली बॉडी के अंदर है या अपने साथ है जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो सिंपल सा पहला एज हो गया, दूसरा आपका बॉडी वेट हो गया। अब देखो तीसरा सेक्स।
यानी ये पता ही आपको कि ह्यूमन आर द मोर सेंसिटिव, तो उस केस में भी डोज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर चौथा हो गया रूट ऑफ ड्रग एडमिशन, यानी आप किस रूट से दे रहे हैं। अगर आप आईवी रूट दे रहे हैं तो एक्शन ऑन द स्पॉट होगा, आपको डोज भी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ना तो एब्जॉर्प्शन का लफड़ा है ना आपका फर्स्ट पास का लफड़ा है। यानी देखो 4 फैक्टर आपको याद हो गए। पहला कौन सा, एज, दूसरा बॉडी वेट, तीसरा ये सेक्स, और चौथा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी आप ओरल दे रहे हैं या आप इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, आईवी दे रहे हैं, सबलिंगुअल दे रहे हैं, यानी आप किस रूट से दे रहे हैं वो भी आपके ड्रग के एक्शन को मॉडिफाइड करेगा या उसमें वेरिएशन लाएगा। जैसे सिंपल सा दिया मैंने, जैसे सबलिंगुअल रूट है, यानी आप जीभ के नीचे रखते हैं जो डायरेक्ट हट जाएगी। दूसरा बक्कल रूट के अंदर है, या आपने आईवी इंजेक्शन लगा दिया है, सब गुडनेस लगा दिया, इन्हें जिस रूट से आप दे रहे हैं वो आपके यानी आपके ड्रग एक्शन को मॉडिफाइड करेगा या उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो लीजिए सबसे पहले अपन बात कर रहे थे क्या कौन कौन से फैक्टर है जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो पहला फैक्टर क्या है आपका, एज। देखिए उसमें नाम भी आपने लिख दिया तो भी बहुत है। पहला एज, एज में वो फॉर्मूला लिख देना कि एज के अकॉर्डिंग डोज कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो 5 फार्मूले में बताए थे, यंग फार्मूला, डीलिंग फार्मूला, फ्रेड फार्मूला, क्राउलिंग फार्मूला और बेस्टडो फार्मूला, बहुत ही सिंपल। दूसरा बॉडी वेट, तीसरा सेक्स, चौथा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और पांचवा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी आपको एम्प्टी स्टमक देने हैं या खाने के बाद देने हैं। यानी मैक्सिमम ड्रग आप आफ्टर फूड देते हैं, क्योंकि अगर आप खाली पेट देंगे तो गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है। लेकिन जैसे पीपीआई, पेप्टिक अल्सर की ड्रग है या एंथेल्मेटिक ड्रग है, वो आपको खाली पेट देंगे। जैसे एंथेल्मेटिक और एंटी अल्सर ड्रग शुड टेकन इन द एम्प्टी स्टमक। तो ये भी आपके ड्रग एक्शन को मॉडिफाइड करेगा कि आप कि ड्रग देने की टाइमिंग क्या है या टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो 5 फैक्टर कौन कौन से दोबारा आता है, एज, बॉडी वेट, तीसरा सेक्स, चौथा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पांचवा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और देखो छठा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। यानी फिजियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या है या एसिड बेस बैलेंस क्या है, आपके फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर क्या है, वो भी आपके ड्रग के एक्शन को मॉडिफाइड करेगा। मीन्स आप कह सकते हैं अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है उस केस में क्या है, या जो कम है, यानी उस हिसाब से आप डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी। जैसे सिंपल रह दिया कि सैलिसिलेट लोअर द बॉडी टेम्परेचर ओनली इन द फीवर बट नॉट इन नॉर्मल। यानी आप सैलिसिलेट एसिड देते हैं तो वो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर कम किस में करता है, जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ा होगा तभी करेगा, नॉर्मल में उससे कम नहीं करता है। तो ये भी आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर है कि अगर आपका फीवर है, आपको बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और आपने सैलिसिलेट दिया तो वो उसको नॉर्मल आएगा, लेकिन नॉर्मल में देंगे तो उससे कम नहीं करेगा। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल फैक्टर। अब नेक्स्ट आपको दिया है जो साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी आप कह सकते हैं प्लेसिबो थेरेपी या डम्मी। यानी बहुत से जो पेशेंट होते हैं जो साइकोलॉजिकल उनको बीमारी होती है, उस केस में उसको डमी मेडिसिन दी जाती है। और डमी मेडिसिन कैसी होती है, जो नॉर्मल मेडिसिन जैसी कलर, स्मेल, जैसे बहुत सी बार जो कन्वर जैसे रिएक्शन में अपन ये डिस्टिल वाटर देते हैं, सिंपल सा मीन्स उस पेशेंट के साइकोलॉजिकल एक डिजीज है तो उसमें प्लेसिबो थेरेपी देते हैं, मीन्स उसमें डमी मेडिकेशन। तो वो भी आपके उस ड्रग एक्शन को मॉडिफाइड करता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी। जैसे प्लेसिबो, डमी मेडिसिन, जैसे उसका सेम कलर होना चाहिए, स्मेल सेम होनी चाहिए, जो एक्चुअल मेडिसिन जैसी, उसको भी आप यूज करें। नेक्स्ट पैथोलॉजिकल स्टेट, यानी पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है, यानी जैसे हाइपोथायराइडिज्म है किसी को, रिक्वायर्ड द लार्ज डोज ऑफ मॉर्फिन, यानी किसी को मॉर्फिन चल रही है और उसको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइड पेशेंट है, तो आपको मॉर्फिन की डोज ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर ड्रग एक्शन को मॉडिफाइड कर रहे हैं। तो अभी तक अपन ने 8 पढ़े हैं। पहला कौन सा था आपका, एज, दूसरा बॉडी वेट, तीसरा सेक्स, चौथा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पांचवा टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर फिजियोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर या पैथोलॉजिकल फैक्टर।
यानी सिंपल नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट दिया जेनेटिक फैक्टर, यानी जो फार्माकोजेनेटिक्स मींस हो गया साइंस विच डील विद द जेनेटिक वेरिएशन। अब अगर कोई जेनेटिकली किसी पेशेंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी, यानी जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उसमें एक एंजाइम काम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर किसी पेशेंट में जेनेटिकली उसकी कमी है और आपने प्राइमेकोन टैबलेट जो कि एक प्रकार की एंटी मलेरियल है वो ड्रग आपने अगर दे दी तो आपको हिमोलाइसिस हो सकता है। क्या हो सकता है? हिमोलाइसिस। तो ये सिर्फ ओनली जेनेटिकली है कि हर किसी में हिमोलाइसिस नहीं करता वो, लेकिन किसी पेशेंट के अंदर जेनेटिकली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो और उस केस में आपने अगर ये प्राइमेकोन दे दिया है तो हिमोलाइसिस होने के चांस पूरे हैं। तो ये भी जेनेटिकल फैक्टर भी ड्रग के एक्शन को मॉडिफाइड करता है। नेक्स्ट द कुमुलेशन, यानी कोई ड्रग का इकट्ठा होना, यानी या तो उसका एक्सक्रीशन कम हो रहा है तो बॉडी में कुमुलेशन हो रहा है, तो उस केस में भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्रग एक्शन मॉडिफाइड होता है। फिर आता टॉलरेंस, यानी आप कह सकते हैं इट इज द अनयूजुअल रेसिस्टेंट टू द नॉर्मल थेरापेटिक डोज, यानी एक टॉलरेंस डेवलप होना। टॉलरेंस मींस क्या हुआ? क्या जैसे आपने नोट किया होगा कि जैसे कोई एल्प्राजोलम लेता है सेडेटिव हिप्नोटिक्स में तो धीरे धीरे वो टॉलरेंस डेवलप हो जाती है कि एक जो आप 0.5 मिलीग्राम से काम नहीं करती, डोज बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर क्या होगी? टॉलरेंस होगी। जैसे नारकोटिक ड्रग है, मॉर्फिन है, वो धीरे धीरे बॉडी में टॉलरेंस होता है, मीन्स उसकी डोज आपको बढ़ानी पड़ती है। तो ये जो थेरापेटिक डोज से ज़्यादा डोज देना, यानी वो इसलिए ज़रूरी है कि बॉडी में टॉलरेंस हो गया, तो ये भी फैक्टर आपके ड्रग के एक्शन को मॉडिफाइड करता है। नेक्स्ट आता है ये टैकीफैक्सिस, यानी एक्यूट टाइप ऑफ टॉलरेंस। ये टॉलरेंस तो कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म, लेकिन कुछ समय के लिए, एक्यूट मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए किसी ड्रग का टॉलरेंस डेवलप होना। तो ये आपका वारे फैक्टर हो गए कौन कौन से, जैसे एज, बॉडी वेट, सेक्स, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आपका टाइमिंग क्या है, आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, या साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, पैथोलॉजिकल फैक्टर क्या है, ये सब के सब फैक्टर आपके ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। फिर आता है 12वां फैक्टर हो सकता है ड्रग इंटरेक्शन, यानी कोई एक ड्रग दूसरे ड्रग के इंटरेक्शन कर रही है। अब देखो इंटरेक्शन भी देखा जाए 3-4 जगह हो सकता है, 4 जगह। एक तो आप जैसे ड्रग जो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं उस समय इंटरेक्शन हो सकता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन को एंटासिड मिल्क के साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि वो ड्रग इंटरेक्शन है, वो चिलेट बनाएगा और एब्जॉर्ब नहीं होगा। या दूसरा हो सकता है कि जो ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है उसको वहाँ से डिस्प्लेस कर दे। या तीसरा ड्रग का इंटरेक्शन का हो सकता है कि कोई ड्रग दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दे या उसको घटा दे। और चौथा होता है एक्सक्रेशन पे, मीन्स कोई ड्रग दूसरे ड्रग के एक्सक्रेशन को बाहर बढ़ा दे या उसको कम कर दे। तो ड्रग इंटरेक्शन भी आपके ड्रग के एक्शन को मॉडिफाइड, जैसे हो गया इसमें एडिटिव्स या सिनर्जिज्म या एंटागोनिज्म। एडिटिव्स मींस क्या होता है, आप कह सकते हैं यानी कोई ड्रग, दो ड्रग का एक्शन इंडिविजुअल वन ड्रग के बराबर। दूसरा आपके आप सिनर्जिज्म मींस क्या होता है, कोई एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को बढ़ा दे। एंटागोनिज्म मींस होता है कोई एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को घटा दे। तो आपको आप ड्रग इंटरेक्शन याद रखना है, एडिटिव्स इफेक्ट या सिनर्जिज्म या एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म मींस कोई एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को कम करते हैं। जैसे केमिकल एंटागोनिज्म हो सकता है, नॉन कॉम्पिटिटिव फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म हो सकता है। तो ये आपके कुछ फैक्टर, एक सिंपल सा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ड्रग मॉडिफाइड द या फैक्टर मॉडिफाइंग द ड्रग एक्शन, यानी कोई भी ड्रग के एक्शन को मॉडिफाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो साथियों, जो डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिंपल उसके अगर पॉइंट भी याद है तो आप तो भी अच्छा नंबर ला सकते हो। जैसे आप सिंपल याद रखना कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जो आपके ड्रग के एक्शन को मॉडिफाइड कर दें। तो सिंपल सा एक बार आप सोचिए क्या हो सकता है, आपकी एज क्या है, आपकी बॉडी वेट क्या है, आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, आपका पैथोलॉजिकल फैक्टर क्या है, या कोई ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है, यानी या रूट ऑफ ड्रग एडमिशन क्या है, या उसका टाइमिंग देने की क्या है। ये सब फैक्टर जो है किसी भी ड्रग के एक्शन को मॉडिफाइड कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। बहुत जल्द।